हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 2 को। और पार्ट 1 को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो एसिड और बेस का जो डेफिनेशन है जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े उसको पढ़े। फिर इस क्लास में क्या पढ़ना है वो पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स को हम लोग देखे, साथ ही साथ हम लोग इंडिकेटर्स को देखे। पॉप साउंड के बारे में हम लोग पढ़े थे, ध्यान में है। और फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को देखे थे, जिसमें हम लोग एसिड और मेटल के रिएक्शन को देखे। फिर हम लोग एसिड और मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन को देखे थे। फिर एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन को देखे थे। उसके अलावा हम लोग एसिड और मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन को भी देखे थे। तो हम केवल रिएक्शन ही नहीं किए थे, हम लोग रिएक्शन के ट्रिक्स को भी देखे थे कि रिएक्शन को किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं रिएक्शन को। हम उस चीज़ को भी देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आप CO2 गैस को पास कराएंगे लाइम वाटर से। CO2 को लाइम वाटर गैस से पास कराएंगे तो क्या होने वाला है, हम उस प्रक्रियाओं को देखेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही साथ कुछ बच्चे सब्सक्राइब किए थे चैनल को, जो पार्ट 1 था एसिड बेस सॉल्ट का, उसमें, तो थैंक्स टू देम। और शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर कि जब क्या होता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर का फार्मूला है CaOH ट्वाइस, और इसके साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं या इससे पास कराते हैं। पास कराएंगे फिर भी रिएक्शन करेगा ही, तो हमको क्या मिलता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिल जाता है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट है CaCO3। और फिर क्या होता है, अगेन हम लोग एक्सेस CO2 को पास कराते हैं। तो CaCO3 ले लिए, वाटर भी था प्रोड्यूस हुआ, और CO2 को ले लिए पास कराते हैं मतलब, तो हमको क्या मिलता है, CaHCO3 ट्वाइस मिल रहा है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। तो ये बस रिएक्शन है, याद रखना है। पूछ सकता है आपसे, कंडीशन देगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन CO2 विल बी पास थ्रू लाइम वाटर। तो आप यही केमिकल रिएक्शन दे के शो कर दीजिएगा, और क्या बन रहा है उसको लिख दीजिएगा, और वो सॉल्युबल होता है वाटर में, इसको भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि मेटल कार्बोनेट का या हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता है कि 3 प्रोडक्ट बनता है, पहला कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर। तो ये 3 प्रोडक्ट बनता है, ये हम लोग रिएक्शन भी करके देख चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट कराइएगा तो ये याद रहना चाहिए, स्टेटमेंट हो गया कि एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट मिलता है, पहला सॉल्ट, दूसरा वाटर। और एसिड बेस के रिएक्शन को ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कह रहा है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। प्रभाव को कैंसिल करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि एसिड के पास आप जानते हैं कि H+ आयन होता है, और बेस के पास क्या होता है, OH- आयन होता है। तो जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हर एक H+ आयन और हर एक OH- आयन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करता है। तो हमको इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कर देता है अपने प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए केमिकल रिएक्शन का। तो बुक में लिया है क्या, NaOH हम ले लिए, NaOH प्लस HCl और HCl ले लिए। अब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, तो जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो OH वाला पोर्शन को ही हम लोग बेस कहते हैं, और एसिड में H रहता है। तो अब रिएक्ट कराएंगे तो हमको ये पता है कि वाटर का, सॉल्ट का फार्मूला तो नहीं पता है, लेकिन वाटर का फार्मूला पता है, तो हम पहले वाटर निकाल लेंगे। अब वाटर जब निकाल लेते हैं तो इसमें से क्या होता है, एक H यहाँ से हटा और एक H यहाँ से हटा, और O भी हट जाएगा, क्या कि H2 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। बच क्या रहा है, तो एक Na बच रहा है और एक Cl बच रहा है। इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे, यही हमारा कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट हो गया। तो सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, यही 2 प्रोडक्ट बन गया। ये एसिड बेस का रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन भी देखना चाहते हो तो देख लो। दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम HCl ले लेते हैं, एक एसिड है क्योंकि H मौजूद है, दूसरा KOH ले लेते हैं, OH है, इसका मतलब ये बेस है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं 2 प्रोडक्ट बनना है, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पता नहीं है। वाटर की जगह क्या करेंगे, ये पता है, वाटर का फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H2O हो गया। अब H2O इसमें से हटाओ तो एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, और O भी हट गया। बच क्या जा रहा है, यहाँ पर K बच जा रहा है और यहाँ पर Cl बच जा रहा है। इसको कंबाइन करके लिख दो, KCl। तो देख रहे हो एसिड बेस का रिएक्शन कितना सिंपल है, इसको सीखना नहीं आ रहा होगा वो भी सीख लेगा। एक और करा दे क्या, एक और करा देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गया एसिड बेस का जो रिएक्शन है। अब आगे देखो, कह रहा है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। अब मेटालिक ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब सोचिएगा, ये सॉल्ट और वाटर का तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आ रहा है, आप देखे थे कि एसिड और बेस के साथ हो रहा था, तो फिर इस केस में सिमिलर क्यों हो रहा है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का। ये याद रख लेना है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का है। तो मेटल ऑक्साइड लें तो
ये तो बेस का ही काम करेगा, और एसिड है तो जो बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनना है। वही केस हो रहा है कि मेटल ऑक्साइड ले लिए, उसको हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसके भी रिएक्शन को देखना चाहोगे क्या? तो दिखला देते हैं। देखो अब हम क्या लेते हैं, CuO ले रहे हैं, ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड का मतलब वो लगा हुआ होना चाहिए। H2SO4 ले लो, ये एसिड है ना। अब इन दोनों को रिएक्ट कराओ, ये मेरा बेस की तरह बिहेव करेगा, ये तो एसिड है। सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए। सॉल्ट का फॉर्मूला पता नहीं है, वाटर का तो पता है, क्या होता है H2O, लिख देते हैं H2O। अब सॉल्ट बच गया तो H2 को पहले हटा दो, ये हट गया है, O हट गया, बच क्या रहा है Cu और SO4, तो CuSO4। कितना सिंपल है। अगर तुम चाहते हो और रिएक्शन सीखना, कमेंट करो, टोटल रिएक्शन सिखा देंगे। एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं है कि तुम ना कर सको, और कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये कह रहा है कि ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड के कारण इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, मेमोराइज करने के लिए है। आगे देखो, तो ये हमको पता है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। दोनों में कॉमन क्या होता है, तो आपको पता है कि एसिड में हमेशा H+ आयन होता है। एसिड में क्या होता है, H+ आयन होता है, और बेस में क्या होता है, OH- आयन होता है। तो यही चीज़ कॉमन है, और ये H+ आयन के कारण ही ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और बेस जो है OH- आयन के कारण ही अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो कर पाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज हो जाएगा आपको, कि क्यों कर रहा है कि बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग होता है इन द केस ऑफ एसिड। क्योंकि एसिड में आप आयन देख रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी के पास करने का बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें आयंस हैं या नहीं, या चार्ज है कि नहीं। तो आयन या चार्ज होना चाहिए। आयंस ही चार्ज को फ्लो होने में मदद करता है, और जहाँ चार्ज फ्लो होगा वहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो एसिड के केस में आप देखते हैं आयंस तो है H+ आयन, है ना, और दूसरा जो पोर्शन होता है वो माइनस वाले में टूट जाता है। तो आयंस तो है, फ्री आयंस है। जब आयंस है तो चार्ज फ्लो करेगा उससे, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो एसिड के केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर पाता है, नहीं कंडक्ट होगा, क्योंकि चार्ज कंडक्ट नहीं होता है। अब कह रहा है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस के साथ क्या होगा वाटर सॉल्यूशन में? तो देखिए, जब आप एसिड को वाटर में डालिएगा तो HCl एसिड हो गया, और वाटर क्या होता है H2O। अब जैसे ही इसको आप डालिएगा तो HCl टूटेगा H+ में, और Cl- में टूटेगा ही। अब ये H+ जो है ये वाटर वाले H2 के साथ अटैच हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा। वही दिखा रहा है कि HCl को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो H3O+ बन जा रहा है, और Cl- बन रहा है। यही H3O को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो एसिड के केस में, जब एसिड को आप पानी में घोलते हो, बेस को जब पानी में तुम घोलोगे तो क्या हो जाएगा, तो बेस मान लो NaOH है, इसको जब तुम वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल है कि Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। इतना ही हमको एसिड और बेस में जानना है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि बेसिस जनरली जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। OH- आयन को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, याद रहना चाहिए। कब जनरेट करता है, जब पानी में डालते हो तब जनरेट करता है, ऐसे नहीं जनरेट करेगा। तो कह रहा है कि सारा बेसिस पानी में नहीं घुलता है। वैसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केलीज। बस इतना ही इसमें है। अब एसिड बेस के रिएक्शन को तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे हैं कि एसिड बेस में क्या होता है, कि एसिड बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो हम लोग देखे थे कि एसिड के H+ को हर एक H+ को OH- जो है वो उसको न्यूट्रल कर देता है, और H+ जो है OH- को न्यूट्रल करता है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है। दोनों का इफेक्ट खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि जो एसिड और पानी को घोलने का जो प्रोसेस है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वाटर में घोलते हैं। एसिड को वाटर पहले लेंगे, उसके बाद इसमें एसिड या बेस डालेंगे। बात समझ रहे हो, एसिड खास करके डालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे ना तो दिक्कत होगा। अब क्या दिक्कत होगा उसको समझते हैं। पहले देखो कि वाटर में तुम एसिड ऐड करोगे या बेस ऐड करोगे, ऐसा क्यों कि जैसे ही तुम एसिड ऐड कर रहे हो तो एसिड में क्या है, H+ आयन है। ये H+ आयन ईजिली इसमें क्या होता है, घुल जा रहा है, तो स्पेस बनता जा रहा है, ये सब में फैल जा रहा है, इसका कंसनट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसके कारण ये एक्सोथर्मिक नहीं हो जा रहा है, हानिकारक नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होगा, अगर तुम मान लो पहले एसिड ले लिए, इसमें तुम पानी ऐड करोगे, इसमें तुम क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, तो जैसे ही वाटर ऐड करोगे ये हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हो सकता है ये बीकर क्रैक कर जाए, हो सकता है तुमको नुकसान हो जाए, है ना। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वाटर में ऐड करना चाहिए। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वाटर ऐड करना चाहिए किस में, एसिड में। और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसका हो सकता है, या तो एसिड का हो सकता है, नहीं तो बेस का हो सकता है। सिंपल। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए होंगे। अब हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। अब एसिड बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग pH बोलते हैं। तो
पीएच स्केल बोलते हैं बेसिकली। तो ये पीएच स्केल बनाया गया। अब पीएच स्केल में पी जो है वो डोनेट करता है पोटेंज को। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है पावर, ठीक है। अब पीएच स्केल में क्या तुम देखोगे कि पीएच स्केल का जो मेजरिंग ये है वो 0 से शुरू होता है 14 तक जाता है, और 7 जो वैल्यू है बीच में है, ये 7 न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। अब 7 से जितना आप घटते जाइएगा H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, मतलब सामान एसिडिक हो जाएगा, आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक हो जाएगा। और ये 7 से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दैट मीन्स जो आपका सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का होता जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी से हमको स्ट्रेंथ पता चलता है एसिड का या बेस का। अब यहाँ पर देखिए कुछ सब्सटेंसेस लिया है, उसके पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, लेमन जूस। अभी सबको याद रख लेना है, परीक्षा में हो सकता है पूछ दे, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे पता चलेगा? तो उसमें कितना H+ आयन है, कितना OH- आयन है। अगर ज़्यादा H+ आयन है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम है तो कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेम अप्लाइड ऑन बेस। अब इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का हमारे लाइफ में? तो हमारा बॉडी जो है वो 7 से 7.8 के बीच, माने पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच अच्छा फंक्शन करता है, इसी नैरो जोन में फंक्शन करता है अच्छा से। तो आप अच्छा फील करेंगे, आप बॉडी अच्छा ग्रो कर रहा है, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जैसे ही इससे कम या इससे ज़्यादा जाइएगा तो आपके बॉडी को कठिनाई होने लगती है। अब यहाँ पर रेन वाटर के बारे में कहा है कि जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम जाता है तभी हम उसको एसिड रेन बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अब यह एसिड रेन जब किसी भी वाटर बॉडी में जाता है, चाहे रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, तो उसके पीएच वैल्यू को भी डिटोरिएट कर देता है, और जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ मर जाता है या उसको हानि होने लगता है। अब सॉइल के बारे में भी कह रहा है कि सॉइल में भी पीएच इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग क्रॉप, अलग अलग सॉइल में अलग अलग पीएच होना चाहिए, है ना, तभी आपका क्रॉप जो है वो अच्छा ग्रो करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि आपके पेट में HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ज़्यादा आप खा लेते हैं अटर पटर गटर तो क्या होता है, आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं, है ना, ये बेस है। और जब जैसे ही एंटासिड देते हैं तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखें ना कि H+ के इफेक्ट को OH- क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, जिसके कारण आपको रिलीफ फील होगा। तो वही कह रहा है, हम लोग एंटासिड यूज करते हैं एक्सेस एसिड को कंट्रोल करने के लिए। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, जो कि माइल्ड बेस है, हल्का बेस है, और ये आपको रिलीफ देगा एसिडिटी से। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब आपके माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से लोअर चला जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है, तो आपके दांत में सड़न होना शुरू हो जाता है। अब कह रहा है यहाँ पर एक MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट जो है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसका कोटिंग आपके दांत पर होता है। और जैसे ही पीएच वैल्यू 5.5 से बिलो जाएगा, बैक्टीरिया अपना एक्शन शुरू करेगा और इसको गलाना शुरू करेगा, आपके दांतों में कैविटी होना शुरू हो जाता है। अब इसको रोकथाम के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट जनरली आपका बेसिक नेचर का होता है और ये फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और बचा देता है। कुछ जानवरों और पौधों के केस में आप देखेंगे कि हनी बी हो गया, बी स्टिंग लीव्स है, ये सब क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं एसिड, और इसके कारण आपको इरिटेशन होता है ना, मिथेनोइक एसिड स्पेशली। और फिर जब आप बेस अप्लाई करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपको आसानी होता है, रिलीफ फील होता है। यहाँ पर कुछ नेचुरल सब्सटेंस है, उनमें किस प्रकार का एसिड पाया जाता है वो दिया है। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। तो इस प्रकार से ये लिस्ट को तुम याद कर लो, यहाँ में पूछ सकता है। मोर अबाउट साल्ट, साल्ट के बारे में और क्या जानना है? तो साल्ट हम लोग जानते हैं डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूजफुल है, और यूजफुल है तो साथ ही साथ साल्ट 3 प्रकार के आप कह सकते हैं। जब इक्वेशन समझ लो, स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो तुम्हारा सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। कैसा साल्ट बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और वीक बेस ले रहे हो, कैसा बेस ले रहे हो, वीक बेस, तो तुम्हारा साल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। याद रहना चाहिए, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब काहे एसिडिक हो रहा है, देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो OH- सारे H+ को कैंसिल नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ H+ रह जाएगा, मतलब एसिड का प्रभाव रहेगा, तो तुम्हारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। वहीं तुम क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे और वीक एसिड ले लोगे तो तुम्हारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये 3 चीज़ याद रखना, ये 3 टाइप हो गया सॉल्ट का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा H+ आयन कम हो जा रहा है, OH- आयन ज़्यादा हो जा रहा है, तो सारा H+ आयन OH- के सारे OH- आयन को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ OH- आयन रह जाएगा। दैट मीन्स बेसिक प्रॉपर्टी रह जाएगा, इसलिए सॉल्ट आपका बेसिक हो जाएगा। तो यही 3 प्रकार के सॉल्ट हैं। इसको पीएच पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अब कह रहा है कि ऐसे आप सॉल्ट कैसे प्राप्त करते हैं? तो सी वाटर में आप जानते हैं कि बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है, सोडियम क्लोराइड स्पेशली, और इसको आप निकालते हैं, और जब इम्प्यूरिटीज के साथ ब्राउन कलर का जो निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर का क्या, क्रिस्टलाइज फॉर्म, उसी को आप लोग रॉक साल्ट करते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब क्या होता है, जमा हुआ, एक लोकल लैंग्वेज में ढेपा बोलते हैं, ठीक है, तो दल बोलते हैं, तो वही दल जो होता है उसी को आप क्या बोलेंगे, रॉक साल्ट बोलते हैं। अब इसको आप फिर साफ़ करते हैं, इसमें आयोडीन मिलाते हैं, है ना,
और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के दांडी मार्च का चर्चा है, तो आप हिस्ट्री का चैप्टर नहीं देखे हो तो देख लो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हम लोग इस दांडी मार्च के बारे में पढ़े हैं। तो कॉमन सॉल्ट तो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है ये रॉ मटेरियल के रूप में, साथ ही साथ इससे हम बहुत सारा अदर कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और मेनी मोर चीज़ को हम लोग बनाते हैं इस कॉमन सॉल्ट से। बारी बारी से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो हमारे इसमें है, सिलेबस में है, और उसके बाद इसको हम लोग कवर कर लेंगे, इस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कह रहा है। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होता है, किससे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये डिकम्पोज करेगा, माने टूटेगा, और क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी है, क्योंकि क्लोर से क्लोरीन बन रहा है और एल्कली रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब इसका रिएक्शन तुम देखोगे तो क्या हो रहा है? 2NaCl, ये वाटर कहा, ठीक है, और क्या बन रहा है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन पर ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारा प्रोडक्ट इससे बनेगा। दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना है कि एक्वस सॉल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड का है, उसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं, BRINE, ब्राइन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है MCQ में, ठीक है। अब ये क्लोरीन गैस कहाँ पे रिलीज होता है? एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज हो रहा है? कैथोड पे। बस इतना ही ध्यान में रखना है, आगे कुछ नहीं। ये डायग्राम है, एक बार आप देख लीजिए। कैथोड एनोड बना दिया है, क्लोरीन गैस आप देख रहे हैं एनोड पे रिलीज हो रहा है, कैथोड इधर रिलीज हो रहा है। अब ब्लीचिंग पाउडर को देखिए, ब्लीचिंग पाउडर यही क्लोरीन के यूज करके बनता है। अब क्लोरीन क्या हो रहा है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। अब ड्राई सेलेक्ट लाइम से जब हम क्लोरीन को पास कराते हैं या उसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो देखिए, ये लिए हम CaOH ट्वाइस, ड्राई सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला है, याद रख लोगे। इससे हम क्लोरीन को पास कराएं, हमको मिला CaOCl ट्वाइस, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। CaCl2 भी प्रोड्यूस हो जा रहा है और वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से तुम ब्लीचिंग पाउडर तुमको मिल गया। बस यही याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि हम क्लोरीन को पास कराते हैं ड्राई सेलेक्ट लाइम से तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये बात तुमको याद रख लेना है, और केमिकल रिएक्शन याद रखना है। बस इतना ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। ब्राइन क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। एक्वस सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग ब्राइन कहते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज को देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग वाटर को जंग फ्री बनाने में भी करते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, है ना। साबुन वगैरह ये सब ब्लीच करने में भी काम आ रहा है। बेकिंग सोडा को देखो, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा यूज करते हैं हम लोग किचन में पकौड़ी वगैरह को कुरकुरा बनाने के लिए, और कभी कभी फास्ट कुकिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। एक चुटकी डाल दोगे जल्दी से सीज जाएगा कोई भी चीज़, ठीक है। अब आगे देखो कह रहा है कि इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम का यूज साइंटिस्ट लोग करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। अब यह प्रोड्यूस कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके हम प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए रिएक्शन समझिए, NaCl, वाटर ऐड कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3। NH3 क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ। NH3 क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो, जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिल रहा है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से हमको प्राप्त हो गया। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता है। अब देखो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो तो क्या होता है? यहाँ देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इसको हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मान लो तुम पाव रोटी वगैरह बनाते हो तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो ये ऊपर की ओर भागेगा, तो बबल फॉर्म होगा, और जब गैस निकलेगा उस बबल को छेद करके तो बहुत सारा पोर्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। पाव रोटी में तुम देखते हो, ये CO2 के प्रोडक्शन के कारण हो रहा है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तब हो रहा है। अब यूज ऑफ बेकिंग सोडा का और यूज क्या कह रहा है कि जब बेकिंग सोडा को तुम कोई भी H+ आयन के साथ जब इसको तुम रिएक्ट कराते हो, H+ आयन चूँकि किचन में यूज कर रहे हैं तो इसलिए ऑर्गेनिक या माने खाने योग्य चीज़ को यूज करेंगे, जैसे ये जो तुम्हारा इमली वगैरह है, इस सबको हम लोग ले सकते हैं, उसमें से H+ को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो NHCl3 को में जब हम लोग H+ ऐड करते हैं या उसको रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन बेस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पंजी। पूछ सकता है कि पाव रोटी सॉफ्ट और स्पंजी क्यों होता है, या केक सॉफ्ट और स्पंजी क्यों होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण। अगर केमिकल रिएक्शन दिखाने के लिए कहेगा तो तुम केमिकल रिएक्शन करा के दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तुम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो ये सब है, एंटासिड के रूप में भी तुम यूज कर सकते हो, बात समझ रहे हो। अब वाशिंग सोडा को देखो, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। तो ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से ही ऑब्टेंड है ये। तो ये फार्मूला देख रहे हो वाशिंग सोडा का। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेंड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैसे हमको मिला है? बेकिंग सोडा को हीट करके मिला है।
याद रखना सोडियम कार्बोनेट कैसे मिला है, तो बेकिंग सोडा को हीट किए हैं तब मिला है। फार्मूला देखो फिर से वीडियो को ये बैक करके। अब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट को आप रिक्रिस्टलाइज करते हैं, जमाते हैं, तो वाशिंग सोडा आपको मिल जाता है। अब इसका फार्मूला देखिए, Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो आपको ये Na2CO3.10H2O मिलता है, जो कि वाशिंग सोडा का फार्मूला है। अब वाशिंग सोडा का यूज क्या है तो बताने की बात नहीं है, ग्लास के इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, बोरेक्स के निर्माण में यूज होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि ये वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब कह रहा है ये जो 10H2O तुम देख रहे हो, क्या ये डिटर्जेंट को गीला कर देता है क्या? तो नहीं, ये 10H2O फ्री वाटर नहीं है, बात समझ रहे हो? तो ये आपको गीला नहीं करेगा, ये वेट नहीं होगा, ड्राई ही रहेगा। अब आगे आप देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या देखते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए, जिप्सम कह रहा है ऑन वन अदर साल्ट विच प्रोसेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, मैंने जिप्सम में भी वाटर मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है। इसका फार्मूला क्या है जिप्सम का? CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये जिप्सम का फार्मूला हो गया। अब आप आगे क्या देखते हैं कि इसी जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। कैसे? जब जिप्सम को आप हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मैंने CaSO4.5H2O। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना तुम वापस जिप्सम बना सकते हो। कैसे? तो इसका रिएक्शन ये दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम ले लिया CaSO4.5H2O, इसमें कितना वाटर उड़ाए थे तुम? तो 1.5 मॉलिक्यूल H2O, तो इसको फिर ऐड कर दोगे, तुमको बन गया CaSO4.2H2O, जो कि जिप्सम है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है, जिसका यूज आप करते हैं पानी के साथ भिंगो के, आप जो फ्रैक्चर वगैरह होता है उसमें भी आप यूज कर लेते हैं। तो हाउ कैन यू गेट, तो ये आप समझ रहे हैं, यही चैप्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, काफ़ी इजी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट जरूर करो। थैंक यू।